बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया जी हैं। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल मेरे मन में है, वो चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं और बैंकिंग को बहुत बढ़िया समझाते हैं हम लोगों को, तो जो दुनिया में इस समय चल रहा है उस पर मैं आपका ऐसे ही जनरल ऑब्जर्वेशन समझना चाह रहा था कि जो US में हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए साहब, ये हर जगह हमारे यहाँ देश में भी बैंकों की का जो रेगुलेशन है उसमें जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि मतलब आपने जो लायबिलिटीज ली हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को, उन स्रोत को आपने किस तरह से लगाया है, किस अवधि के लिए लगाया है। मुझे तो मुख्यतः जो समस्या दिख रही है US के बैंक्स में, जो भी दो जिनका भी नाम आ रहा है, वो मुख्यतः इसलिए है कि आपने जो लायबिलिटीज ली, आपने जो डिपॉजिट लिए, वो आपके अल्प समय के थे और आपने उनका जो निवेश किया वो लंबे समय के लिए किया, चाहे अच्छे एसेट्स में ही किया हो। लेकिन समस्या ये है कि आपको लिक्विडिटी, जो तरलता है, उस पर कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट एक कम समय में बहुत तेजी से ऊपर बढ़े, 0 से 0.25% US में जो थे फेड फंड टारगेट रेट्स थे, 0 से 0.25 से आज वो 5 के नजदीक पहुंच रहे हैं और आगे उनके 5.5 तक जाने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में जो रेट्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, इन सब में तेजी से प्राइस में कमी आती है। जब भी रेट ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो बॉन्ड के प्राइस में कमी आती है। तो जो बॉन्ड के प्राइस की जो कमी है, और अगर आपको उसके साथ ही तरलता की प्रॉब्लम आई, तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, उस बॉन्ड को आपको बेच के, और जो भी डिमांड आ रही है, आपका मान लीजिए डिपॉजिट भी मैच्योर हो रहा है, तो आपको उसकी पेमेंट करनी। तो मुझे लगता है कहीं पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा ही कुछ उपलब्ध थी इन बैंक्स को, कि जिन्होंने रिसोर्सेज जो लिए, उन रिसोर्सेज को कुछ लंबे समय के लिए डिप्लॉय कर दिया और बाद में जब अच्छे एसेट होने के बावजूद उनके भाव गिरे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने के कारण, न कि उसमें क्रेडिट की समस्या थी। तो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गया तो उनके भाव नीचे आए बॉन्ड के, और जब उन्होंने उन बॉन्ड्स को एक्चुअली सेल किया तो उनको लॉस। यही अगर वो रखते अपनी बुक में और जब ये साइकिल रिवर्स होता तो शायद उनको मैच्योरिटी पे उसकी फेस वैल्यू जो भी है वो मिल जाती है। तो आशुतोष सर, फिर एक मान के चलते हैं कि इसमें सिस्टमिक गलती थी, मतलब बैंक को मैं क्या बताऊं कि पता नहीं गलती थी कि नहीं, तो अब ये मामला इस समय जब फेड ने इंटरवेन कर दिया है, क्रेडिट लाइन खोल दी है, डिपॉजिटर के पैसा सेफ है, तो सब मामला सुलझ गया है, एवरीथिंग इज फाइन, या अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है? से पैनिक क्रिएट होता है तो उसके बाद जो आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा बड़ा नुकसान आगे चल के इंडस्ट्री को हो। धीरे धीरे आई थिंक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ और बैंक्स हैं जिनके साथ ये समस्या है, जहां लिक्विडिटी की समस्या है, तो क्या होता है, एक बार जब ये रन शुरू हो जाता है तो फिर एक खास क्लास के जो भी उसके सदस्य होते हैं उनके ऊपर थोड़ी उनका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक इस तरह के बैंक जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर इस समय थोड़ा सा डिपॉजिटर्स का फेथ रिड्यूस हुआ है। तो वो जब वो डिपॉजिट ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ही वो डिपॉजिट अपना विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, नेचुरली बैंक को अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं। तो जो भी बैंक उन एसेट्स को जब बेचेगा तो समस्या थोड़े दिन तो जरूर चलेगी, लेकिन ये सब लाइंस खोल देने से, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या का जो है वो समाधान होता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में ये आसान होगा, क्योंकि लिक्विडिटी एक बार वापस आ जाती है इन बैंक्स के पास तो फिर कोई समस्या आगे नहीं रहेगी। वो अपने डिपॉजिटर्स को पे करके एक दोबारा रीस्टैब्लिश कर सकते हैं फेथ को। और वो बैंकिंग एक सबसे बड़ी भरोसे की चीज है। भरोसा दोबारा स्थापित कर लीजिए तो वापस बैंक अपने रास्ते पे आ जाता है, अपने डगर पे आ जाता है। आशुतोष सर, आपने सही कहा, इसीलिए इसका नाम है बैंक ऑनर्स। तो ये नाम से ही पता लगता है कि भरोसे पे और ट्रस्ट पे चलता है। अब वापस आते हैं सर अपने भारत में। आपके बैंक ने तो सर गजब की मतलब नंबर्स दिखाए हैं, शानदार क्रेडिट ग्रोथ क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दिख रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। लेकिन बढ़ती हुई ब्याज दरों से
क्रेडिट ग्रोथ पे कोई सर अभी आपको लग रहा है कि चिंता करनी चाहिए आगे जाते हुए, कोई गाइडेंस आपको लगता अनुमान? नीरज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ब्याज की दरें एक कारक होती हैं क्रेडिट ग्रोथ में। अगर आपको मतलब क्रेडिट ग्रोथ को देखना हो तो उसमें हाँ एक कारक जरूर होता है ब्याज की दर, लेकिन ये एकमात्र कारक नहीं होता है, मेरा सिर्फ ये कहना है। क्योंकि जब ब्याज की दरें धरातल पर थी और हमारे देश में भी हम 3.35 के रिवर्स रेपो रेट पर बैंक्स जो है आरबीआई के पास फंड्स प्लेस कर रहे थे, तो उस समय मांग ही नहीं थी क्रेडिट की। तो कई बार एनवायरनमेंट में और दूसरे कई कारक प्रधान हो जाते हैं और ब्याज की दर उसमें एक छोटा कारण रह जाती है। दूसरी ओर जब ब्याज की दरें बढ़ने लगी उस समय अगर आप देख रहे हैं कि देश में माहौल ऐसा है कि आपको टेलविंड्स मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वापस हम प्री पेंडेमिक स्थिति में आ रहे हैं या उससे भी बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, तो फिर उस समय ब्याज की दर एक एक गौण कारक बन जाती है। और वो गौण कारक होकर लोग कहते हैं ठीक है साहब, ये प्राइस भी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उसके बाद मेरी बॉटम लाइन फिर भी सुदृढ़ रहती है तो मैं जरूर बोरो करूँ। तो आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है कि ये 15 से 18% के बीच में एक स्टेडीली ग्रोथ रेट भारत में बनी हुई है और कोई कारण नजर नहीं आता कि इसमें कोई कमी फिलहाल आती नजर आए। तो आप सर डिमांड पे बैंक कर रहे हैं कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और इसलिए जो आपकी ग्रोथ है वो इतनी बढ़िया थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है 18-19% की? बिल्कुल ये सस्टेनेबल हो सकती है, क्योंकि आप अभी तक आपने प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो पूरी तरह से आता तो देखा ही नहीं है। तो अभी तो आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तरफ थे कि साहब जितनी क्षमता है क्या उसका पूरी तरह से हमने मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं कैपेसिटी का। आज जब हम उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 75% या उससे ऊपर के लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो नई कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए एक जरूर अवसर रहेगा बैंकों के लिए अपना लोन देने का। और मुझे लगता है कि अगर मतलब यही प्रार्थना करता हूं कि मॉनसून पे पिछले 3-4 वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगर सामान्य रहता है और बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करता है, तो आपकी रूरल डिमांड जो है वो वापस आती है। तो उसकी वजह से और आपका कंज्यूमर जो कंजम्पशन वाला जो हिस्सा है, जो उपभोग वाला हिस्सा है, उसको थोड़ी उसको जो है बल मिलेगा। और उसको अगर बल मिलता है तो और कैपेसिटी क्रिएट होगी, और जब कैपेसिटी और बढ़ती है, जब क्षमता ज्यादा क्रिएट की जाती है, तो बैंक्स या और भी लेंडर्स जो है उनके लिए एक अवसर होता है ग्रोथ का। बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा सर, ये जो मानसून वाली बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल नीनो को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं। अब एक और बड़ी डिस्कशन चल रहा है तमाम इकोनॉमिस्ट क्लब के बीच में कि फेड का मूव पता नहीं क्या होगा, वो हमको 22 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आरबीआई क्या करेगा? क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने आज सुबह पढ़ी एसबीआई रिसर्च की, जो बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हैं कि आरबीआई को रेट नहीं बढ़ाने चाहिए नेक्स्ट पॉलिसी में। उसके उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि किस वजह से नहीं बढ़ाने चाहिए। तो आपका अनुमान क्या कहता है? चूंकि एक बात चैलेंज है इन्फ्लेशन का, एल नीनो भी सामने खड़ा है, पता नहीं क्या माहौल बनेगा। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस समय? अच्छी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब तो यूएस में भी बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि फिर ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए भाई। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जिस तरह से इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हमारे रेगुलेटर ने सिस्टम को नेविगेट किया है और जिस तरह से उसको रेगुलेट किया है, 3 चीयर्स अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, आप उसके लिए सिर्फ आप उनकी सराहना कर सकते हैं कि किस तरह से न बैंकों को परेशानी हुई, उनके क्रेडिट पोर्टफोलियोज जो हैं वो बचे। उन्होंने बार बार फ्रॉड करके बैंकों को ये कहा कि साहब अपनी कैपिटल रेस कीजिए, समय से बैंकों ने कैपिटल भी रेस कर ली। आज बैंक्स अच्छी वेल कैपिटलाइज्ड हैं भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, और इसके साथ ही अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो वो लोन दे सकने की स्थिति में है। ऐसे में एकाध अगर हमें जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये क्योंकि क्या है कि आपने एक साइकिल शुरू किया, उस साइकिल को आप आधा अधूरा छोड़ दें तो वो पूरा उसका जो लक्ष्य, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता है एक और। लेकिन उसके लिए आंकड़ों का जो है वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अगर आपका आज होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो नीचे आया है और ये पिछले 15 महीनों में शायद सबसे लोएस्ट लेवल है उसका, तो इन सब बैकग्राउंड में अब हमको
चूंकि आरबीआई का जो लक्ष्य है वो सीपीआई को देखना है और डब्ल्यूपीआई को उनको मतलब ये उनका ऑब्लिगेशन नहीं है, सीपीआई की तरफ उनको देखना है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो जो खुदरा मूल्य सूचकांक है वो पिछले 2 महीनों में 6% के ऊपर रहा है और उसके पहले के 2 महीनों में 6% के नीचे रहा है। ऐसे में ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है जहां पर आरबीआई को एक मुश्किल कॉल लेनी होगी कि क्या वो अपने इस रेट बढ़ाने वाले साइकिल को आगे ले चले, एक आध राइज और करें, एक आध 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाएं, या उसको यहां पर विराम दें। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव यूएस के फेड का भी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमीज कॉम्पिटिटिव होती हैं। अगर वो बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी मुद्रा को प्रोटेक्ट करना रहता है, अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करना रहता है, और उस वजह से मुद्रा तब प्रोटेक्ट होगी कि आप उनके कमेंसुरेट अपने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं ताकि यहाँ भी रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिले। एक वो कारण होता है। लेकिन अब की स्थिति देखते हुए जिस तरह से यूएस में स्थिति बदल रही है, मुझे लगता नहीं कि उनका वो पुराना एग्रेशन रहेगा। वो अगर बढ़ाते भी हैं तो शायद 25 बेसिस पॉइंट से वहां बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास पूरा विकल्प रहेगा कि हम विराम भी दे सकते हैं या एक आध 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर सकते हैं। दोनों में मुझे नहीं लगता कि कोई खास अंतर पड़ेगा बैंक की। आशुतोष सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। यही डिस्कशन आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है कि एक बार स्किप कर दें, लैग का इम्पैक्ट देख लें और उसके बाद अगर जरूरत लगे तो आगे बढ़ाएं। तो हो सकता है कि आरबीआई भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा एक सवाल ये है मन में कि जो हाउसिंग लोन ग्रोथ है सर, वो 30 लाख से नीचे वाली, वो जो एक बार पोर्टफोलियो का 45% हिस्सा होता था वो घट के शायद 36% पहुंच गया है। यानी कि छोटे टिकट साइज के होम लोन की ग्रोथ वैसे नहीं है, उसका शेयर कम हो रहा है। तो ये आरबीआई के लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए कि हर आदमी 1 करोड़ ही लोन थोड़ी लेता है। 30 लाख का टिकट साइज ऐसा है कि छोटे छोटे शहरों में बहुत चलता है वो। इसको लेकर के आप क्या असेसमेंट रखते हैं, आपका बैंक क्या असेसमेंट रखता है? मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपकी जो रूरल डिमांड है, अगर वहां पर हाथ में नगदी रहती है, यानी उनको अपनी उपज का अच्छा दाम मिलता है और उपज अच्छी रहती है, दोनों चीजें, उपज अच्छी रहे और उपज का अच्छा दाम मिले, जिसकी पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि गेहूं के दाम जो हैं वो काफी मजबूत है और दूसरी ओर उपज की भी संभावना अच्छी है। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं उस सेगमेंट में मुझे काफी तेज विकास की दर आती नजर आ रही है। ये मैं भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। भविष्य के लिए है कि वहां से काफी तेज आ सकती है। खजूरिया सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो डिपॉजिट रेट्स हैं बढ़ा रहे हैं लोग और उससे लिक्विडिटी चाहिए, लेकिन अभी भी काफ़ी गैप, आपको लगता है कि डिपॉजिट रेट्स अभी और बढ़ेंगे? देखिए साहब, अगर हम शुद्ध अर्थशास्त्र की बात करें तो आप देखें बैंक जो है वो जो बचत करता है उनसे राशियां लेकर और जो उसका उपयोग करते हैं यूजर्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी जो बोरोवर्स होते हैं बैंक के, उनको वो देते हैं। ऐसे में बचतकर्ता के लिए प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। ये मैं पहले भी आपके चैनल पर भी और अन्य कई स्थानों पर भी बोल चुका हूं कि हम हमेशा जब भी रेट कटता था तो ये बात करते हैं कि साहब वो और कटना चाहिए और नीचे जो है वो रेट आना चाहिए, और ये इसके काफी एक बड़े उसके जो है मतलब वोटरीज हैं। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी देखना चाहिए कि जो जमा करता है उसको प्रॉपर एनकरेजमेंट मिल रही है सेविंग की कि नहीं। यानी अगर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर अगर आज की तारीख में 6.5% के आसपास है तो क्या उसको कुछ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, उसको वास्तविक रूप में, मतलब इन्फ्लेशन काटने के बाद भी घर में कुछ बचता है तब तो वो सेव करेगा, नहीं तो वो कहेगा कि साहब उपभोग करें, कुछ और करें, फिजिकल एसेट्स खरीदें जिसमें उसको लगता है कि शायद इनके भाव ज्यादा बढ़ जाए, जमीन है, सोना है, ये। इसलिए बैंकों को इन फिजिकल एसेट्स के साथ कंपीट करना पड़ता है, और सिर्फ बैंकों को ही नहीं, जितने फाइनेंशियल एसेट्स उनको कंपीट करना पड़ता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो, या जो भी। ऐसे में ये नितांत आवश्यक है कि जो रिटर्न मिल रहा है डिपॉजिटर को वो इन्फ्लेशन से ऊपर रहे। तो आज की तारीख में अगर बैंक ऑफर कर रहे हैं 7.5 के आसपास का 1 वर्ष का की जो ब्याज दर है, लगभग 7 से 7.5 के दरमियान जो है सभी बैंकों का है। खजूरिया सर, देखिए मैं एक ऐसे सवाल के तौर पर पूछता हूँ। एक मान लीजिए एक सामान्य पुरुष है, महिला इसलिए नहीं क्योंकि आप आधा % उसको आप लोग ज़्यादा देते हैं, 5 साल के लिए एक मेल
आपके यहाँ एफडी करना चाहता है फेडरल बैंक में, आप उसको कितना ब्याज देंगे? सामान्य पुरुष है, उसको कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है 5 साल के देखिए, लिए। आपने सिर्फ महिला को गिना, हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सर भी मैंने स्पेशल हटा दिया इसीलिए कि एकदम सिंपल हमारे लिए बताइए, आप नीरज वाजपेयी के लिए बताइए 5 साल में आप कितने के एफडी कराएंगे? हाँ, तो ये हमारी ये ब्याज की दरें मतलब हर एल्को में हर महीने बदलती रहती है। आज की तारीख में ये सब 7 के ऊपर चल रहे हैं और इसका कारण ये है कि अभी लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई दर की जो साइकिल है ये आगे चलकर नॉर्मलाइज होगी और ये नीचे की तरफ आएंगे ब्याज दर। इसलिए 1 साल का जो रेट है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है आज की स्थिति का। और आज की स्थिति में बैंक 7.5 कुछ 7.75 तक जो है वो सामान्य जमाकर्ता को 1 वर्ष का दें, क्योंकि बैंकों के जो टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 2/3 हिस्सा 1 वर्ष के मूल परिपक्वता के लिए होता है। मतलब ओरिजिनल मेच्योरिटी 1 वर्ष की जो है उसके लिए सबसे ज्यादा आपके जो है सावधि जमा जो होती है, टर्म डिपॉजिट जो है वो होती है। 3 साल 5 साल दूसरे ऐसे बकेट्स हैं जिसमें लोग जमा करते हैं, लेकिन वो प्रतिशतता में कम होते हैं क्योंकि आप इतने आगे का देख नहीं सकते। और ये फिक्स्ड रेट है, ये सिस्टम के इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ मूव नहीं कर रही है। आपने अपने आप को कमिट किया 5 साल तक मैं ये दूंगा, 3 साल तक मैं ये दूंगा, तो इसलिए आप अरे आज तो सर अभी लोन लेने में देखिए कितना ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। नहीं सर, लोन जो है वो ज्यादातर एक फ्लोटिंग रेट के ऊपर होता है। आपका चाहे हाउसिंग लोन है तो वो रेपो रेट से लिंक होगा या बट सर ऑलवेज हायर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑलवेज हायर, और काफी ज्यादा हायर है। ये इसका कारण है ना सर, जब इंटरमीडिएशन हो रहा है तो नेचुरली जिस रेट पे अगर हम डिपॉजिट दे रहे हैं, डिपॉजिटर को दे रहे हैं, उसी रेट पर अगर हम लोन देंगे तो बाकी इंटरमीडिएशन की बाकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कहां से निकलेगी। और इसके अलावा प्लीज समझिए इस बात को, ये बहुत जरूरी है आपके दर्शक भी इसको जाने और समझे। 100 रुपए जो बैंक के पास जमा होते हैं उसमें से 4.5 रुपए जो है वो सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रिजर्व बैंक के पास चले जाते हैं उसी समय तत्काल, जिसके ऊपर बैंक को कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, 0 रिटर्न सीआरआर। जी सर, तो इसलिए ब्याज दरें आरबीआई को नहीं बढ़ानी चाहिए रेपो रेट, जिससे कि ज्यादा प्रेशर न बने और एक संतुलन बने। इसलिए मैं सर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत बार दर्शक लोग हम लोगों से पूछते हैं कि हमारी ईएमआई तो 15 महीने 18 महीने के एक्सटेंड हो गई या दरें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन एफडी में भी नेट ऑफ टैक्स या पोस्ट टैक्स भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा। ये सवाल मैंने इसलिए आपके सामने रखा। लेकिन आशुतोष सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फेडरल बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है इस समय इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बहुत ही बढ़िया आपने हर फ्रंट पे कर रखा, और 18-19% की क्रेडिट ग्रोथ बहुत कमेंडेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, आप बहुत।